हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डाईहेजी और रेनहेजी ने यहाँ पर ज़ावियन और उसके दोस्तों से पूरी फाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का टुकड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने 5 कलर फ्लेम एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए रेनहेजी को जान से मार डाला, जिसकी बॉडी से ज़ावियन को गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी स्क्रोल भी मिल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओलो भी डाईहेजी का किस्सा खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये सब लोग फोन से वापस यहाँ अपने स्टार फॉलिंग पेविलियन आ गए, जहाँ पर मास्टर याओलो और ज़ावियन यहाँ पर उस मैप के राज को जानने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें मालूम हो जाता है कि 3 साल बाद ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगा, मगर तब तक ज़ावियन को कुछ भी करके डोशिंग लेवल तक प्रमोट होना है, जिसके लिए ज़ावियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये सब चल रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक नेक्स्ट डे यहाँ स्टार फॉलिंग पेविलियन में गोल्डन एनर्जी काफी तेजी के साथ चमकने लगी, जिसे देखकर सब लोग वहां की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर उस फियर्स गोल्डन एनर्जी को देखकर स्टार फॉलिंग पेविलियन के सारे एल्डर्स वहाँ पर इकट्ठा हो गए। इवन के मास्टर याओलो, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि सबके सभी उस गोल्डन एनर्जी की तरफ काफी ज्यादा हैरानगी के साथ देख रहे थे, जिस गोल्डन एनर्जी के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़ी जायंट बॉडी देखने को मिली और उस जायंट बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसे तो एल्डर्स काफी मुश्किल के साथ ब्लॉक कर रहे थे। और वो मास्टर याओलो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मास्टर आखिर ये है क्या। मास्टर याओलो दूसरी तरफ उस बॉडी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये तुम्हारे यंग मास्टर ज़ावियन है, जो कि गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को सीख रहा था। इसे किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, जिस टेक्निक में ज़ावियन अपने आसपास एक जायंट सी बॉडी क्रिएट कर पाएगा। ये बॉडी ऐसी मेटल की बनी होगी जिसे कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इवन के मास्टर याओलो को भी ये बॉडी काफी ज्यादा यूनिक दिखाई दे रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलीश होने लगी। ये देखकर मास्टर याओलो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज़ावियन अभी भी इस बॉडी को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, मगर ज़ावियन इसमें कामयाब नहीं हो पाता और अचानक से हम देखते हैं कि वो बॉडी शैटर हो गई। ज़ावियन वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जहां पर ज़ावियन खुद को संभालते हुए कहता है कि कितनी अफसोस की बात है, मैं गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को बस सिर्फ 7 फीट तक ही बना पाया। हालांकि अगर स्क्रोल के हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी को 99 फीट तक लंबा बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओलो भी ज़ावियन के पास आ गए थे और वो ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ज़ावियन तुम ठीक तो हो ना। ज़ावियन भी मास्टर याओलो को देखकर जवाब देते हुए कहता है कि बचपन से मैंने अपनी बॉडी को काफी हार्डली ट्रेन किया और उसके अलावा मेरी बॉडी को कई सारे नेचुरल ट्रेजर्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये छोटी मोटी इंजरीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर यहाँ मेरे अलावा कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान होता तो अब तक तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड करके वो मारा जा चुका होता। जिस पर तो मास्टर याओलो भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है फिर आखिर तुम बच्चे की तरह रो क्यों रहे थे। अगर तुम्हें इससे बड़ी बॉडी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन को भी इंप्रूव करना होगा। पहले अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव कर लो, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी के कम से कम 9 फीट बड़े अवतार को तो बना पाओगे। मास्टर याओलो की ये बात सुनकर तो ज़ावियन के दोस्त भी उस पर हंसने लगे थे। इसके बाद मास्टर याओलो ज़ावियन से कहता है कि मैंने एंशिएंट बुद्धि ट्री की इंफॉर्मेशन को कंफर्म करवा लिया और ये बात बिल्कुल सच है। एंशिएंट बुद्धि ट्री इस वक्त एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के अंदर मौजूद है, जो सुनकर ज़ावियन सवाल करते हुए पूछता है कि हमें फिर वहां के लिए कब रवाना होना चाहिए। इस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि जितना जल्दी निकला जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब पिछले कुछ दिनों से तुम गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के अंदर कई सारे पावरफुल लोग चले गए। मास्टर याओलो की ये बात सुनकर तो ज़ावियन समझ गया था कि फिर तो उसे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, मगर क्वीन मेडुसा ज़ावियन को अकेले जाने नहीं देने वाली, इसलिए वो ज़ावियन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जबकि पॉइजन गर्ल भी ज़ावियन से कह रही थी कि और मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। इवन की मिस किंगलिन भी ज़ावियन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। जो सब सुनकर तो मास्टर याओलो मुस्कुराने लगे और वो पीछे की तरफ पलटकर मास्टर टियान हाउ से कहते हैं कि टियान हाउ मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार फॉलिंग पेविलियन में हमारे साथ यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि ज़ावियन के साथ उसके दोस्त तो मौजूद ही होंगे। इस पर मास्टर टियान हाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने सही कहा, वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम चाहिए, शायद मैं यहाँ पर कोई लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लूँ। ये सब सुनते हुए मास्टर याओलो ज़ावियन की तरफ पलटते हुए कहते हैं कि ज़ावियन फिर इस ऑपरेशन को तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा और अगर रास्ते में तुम्हारा सामना किसी बड़ी मुश्किल से हो जाए जिससे तुम निपट ना पा रहे हो तो ये स्पेस जेट स्लिप अपने पास रख लो और इसे क्रश कर देना। इसे क्रश करते ही जितनी जल्दी हो सके मैं वहां पर आ जाऊंगा। ज़ावियन भी उनकी बात सुनते हुए जेट स्लिप को अपने पास रख लेता है। इसके बाद मास्टर याओलो ज़ावियन को वार्न करते हुए बताता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री काफी सारा इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, इसलिए वहां पर कई सारे पावरफुल हाउसेस मौजूद होंगे जो कि इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे, इसलिए ज़ावियन अपना ख्याल रखना, तुम्हारे लिए भी ये ट्रेजर उतना ही ज्यादा कीमती और
इम्पोर्टेंट है। मास्टर डियाब्लो की ये सारी नसीहतें सुनकर ज़्यामियन हमें सर हिलाते हुए कहता है कि फिक्र ना करे मास्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे वॉरियर तेजी के साथ यहाँ एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के अंदर की तरफ इंटर होते जा रहे थे, जहां वो सारे के सारे वॉरियर जोश में पागल हो चुके थे। वो लोग बातें करते हुए कह रहे थे कि एंशिएंट बुद्धि ट्री मैं आ रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है कि वो ट्रेजर तो मेरा ही होगा। तीसरा बंदा कहता है जो बंदा वहां पर पहले पहुंचेगा ट्रेजर उसका होगा। चौथा बंदा कह रहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे वो ट्रेजर मिलता है, जिसे भी वो ट्रेजर मिलेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा और वो ट्रेजर छीन लूंगा। यहाँ पर ये लोग इसी तरह पागलों की तरह बातें करते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नीचे की तरफ से क्वीन मेडुसा और उसके दोस्त भी ये सब होता हुआ देख रहे थे, जहाँ पर क्वीन मेडुसा कहती है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री के लालच ने तो इन सब लोगों को अंधा और पागल बना दिया है। मुझे तो लगता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री को हासिल करने से पहले ही ये लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे। तभी अचानक ज़्यामियन भी वहां पर आ गया, जो कि क्वीन मेडुसा से कहने लगा कि अगर ये लोग जल्दबाजी करते हुए हम लोगों से पहले जाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें जाने दो, क्योंकि मैं आगे से इंफॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ और अब तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो बंदा भी एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के अंदर इंटर किया है उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। इवन तो कि उनमें से कई सारे तो डोजुन लेवल के कल्टीवेटर्स भी थे। ये सुनकर तो ज़्यामियन के दोस्त भी परेशान हो गए और पॉइजन गर्ल ज़्यामियन से सवाल करते हुए पूछती है फिर हम क्या करें, जिस पर ज़्यामियन अपने दोस्तों से कहता है कि हमें आगे तो बढ़ना होगा और रास्ते में सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे। ये कहती है ज़्यामियन फौरन से आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर ज़्यामियन के दोस्त भी उसे फॉलो कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के फर्स्ट लेयर के अंदर इंटर कर चुके थे, जहाँ पर रास्ते में आते इन लोगों को कई सारे बड़े बड़े बीस्ट के कंकाल देखने को मिले। साथ ही साथ चारों तरफ एक रेड कलर का खोरा छाया हुआ था, जो कि शायद कोई पॉइजनियस गैस है। पॉइजन गर्ल तो उसे महसूस करते हुए समझ गई थी, इसलिए वो अपने पास से कुछ पॉइजन रिपेलेंट पिल्स निकालते हुए यहाँ पर अपने दोस्तों को दे देती है ताकि ये पॉइजन इन पर असर ना करे। मगर आगे की तरफ चलते हुए अचानक से इन लोगों को नीचे की तरफ एक वॉरियर की लाश देखने को मिली, जो कि एक डोजुन लेवल का कल्टीवेटर था, लेकिन फिर भी वो इस पॉइजनियस मैज़मा से खुद को बचा नहीं पाया। जो देखकर तो ज़्यामियन काफी जरा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि डोजुन लेवल के कल्टीवेटर्स तो काफी पावरफुल होते हैं। यकीनन इस आदमी ने अपनी डो की एनर्जी से खुद की बॉडी को अच्छे से रैप करके रखा होगा, पर फिर भी आखिर इस पॉइजन से वो मारा कैसे गया। पॉइजन गर्ल ने जब ज़्यामियन की ये बात सुनी तो वो सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। वो फौरन से वहां पर मौजूद रेड मैज़मा को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हुए साथ ही साथ उसे स्कैन करने लगती है, जहां अच्छे से डिकोड करने पर पॉइजन गर्ल को समझ आता है कि ये कोई पॉइजनियस गैस नहीं है, बल्कि इस पॉइजन के अंदर तो छोटे छोटे से पॉइजनियस इंसेक्ट्स है। इसलिए वो परेशान होते हुए तीसी के साथ नीचे की तरफ आ गई, जहां पर ज़्यामियन और उसके दोस्त भी पीछे पीछे उसके साथ आ जाते हैं और ज़्यामियन पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। इस पर पॉइजन गर्ल अपनी बॉडी से वो सारे के सारे पॉइजनियस इंसेक्ट्स को बाहर की तरफ निकालते हुए कहती है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। मुझे लगा था कि शायद ये पॉइजनियस मैज़मा है, लेकिन ये पॉइजनियस मैज़मा नहीं बल्कि पॉइजनियस इंसेक्ट्स है, जिन्हें अपनी बॉडी से हमें निकालना होगा, वरना ये हमें अंदर से मार डालेंगे। और ये कहती है पॉइजन गर्ल ने तो फौरन से उन सारे को बाहर की तरफ निकालते हुए फेंक दिया, जो देखकर तो ज़्यामियन भी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल ज़्यामियन को बताती है कि इन इंसेक्ट्स का साइज काफी छोटा है, ये आपकी बॉडी में मिलियंस के हिसाब से मौजूद होंगे, जिनके खिलाफ हमारा पॉइजनियस प्रोटेक्शन बैरियर भी काम नहीं करेगा। इनसे बचने का बस सिर्फ एक ही तरीका है कि इन पॉइजनियस इंसेक्ट को जान से मार दिया जाए, वरना ये तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे से अंदर से मारते हुए तुम्हें जान से मार डालेंगे। जो सुनकर क्वीन मेडुसा और किनलिन तो काफी जरा परेशान हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने फौरन से अपनी हेमनली फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया और वो इसी हेमनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजनस इंसेक्ट्स थे उन्हें जलाकर राख कर देता है। इसके बाद वो किनलिन और क्वीन मेडुसा के पास भी आते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की भी मदद करता हूँ। ये कहती है ज़्यामियन ने एक बार फिर से अपनी हेमनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर मिस किनलिन और साथ ही साथ क्वीन मेडुसा की बॉडी से भी उन पॉइजनस इंसेक्ट्स को मारना शुरू कर दिया था, जिनकी आवाजें हमें बाहर तक सुनाई दे रही थी। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी भी उन पॉइजनस इंसेक्ट से साफ हो गई, जो देखकर तो पॉइजन गर्ल भी काफी जरा खुश हो जाती है। इसके बाद ज़्यामियन ने फौरन से अपनी हेमनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर खुद के और अपने दोस्तों के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जहाँ ज़्यामियन अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरी हेमनली फ्लेम के रेंज के अंदर ही रहना, तब तक ये पॉइजनस इंसेक्ट तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और चूंकि पॉइजन गर्ल उन पॉइजनस इंसेक्ट्स को देख पा रही थी, इसलिए वो ज़्यामियन को बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पॉइजनस इंसेक्ट तुम्हारी हेमनली फ्लेम से काफी ज्यादा डर रहे हैं। जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि ज्यादातर पॉइजनस इंसेक्ट कोल्ड नेचर के होते हैं, इसी वजह से वो फ्लेम से काफी ज्यादा घबराते हैं और ये उनका जानी दुश्मन है। चलो अब हमें और ज्यादा समय ना जाया करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कहते ही ज़्यामियन अपने दोस्तों को लेकर फौरन से आगे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कुछ देर तक ये लोग इसी तरह से सफर तय करते रहे और रास्ते में लोगों के सामने जो भी बीस्ट आता है ये उसे जान से मारकर उसका एनर्जी पिल अपने पास रख लेते। इसी तरह करते करते आखिरकार ये लोग एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ज़्यामियन ने अपनी शील्ड को डीएक्टिवेट कर दिया और साथ ही साथ वो एंशिएंट बुद्धि ट्री के सीड को बाहर की तरफ निकाल लेता है ताकि
वो इसका इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ सके। जहां जब ज़ामिया ने उस पर फोकस करने की कोशिश की तो वो इस सीड का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा था। इसका मतलब ये कि ये लोग अभी तक एंशिएंट बुद्धि ट्री से काफी ज्यादा दूर है। मगर हाँ, ज़ामियन को एक रफली आइडिया हो गया था कि उसे किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। तभी अचानक ज़ामियन और उसके दोस्तों को यहाँ पर किसी की चीख सुनाई दी, जो सुनकर ये सब लोग उसी तरफ देखने लगे जहाँ पर शायद कोई फाइट चल रही थी। क्वीन मेडुसा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा होगा। इस पर ज़ामियन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उसी लोकेशन पर आ गया जहाँ पर हम स्काई प्रोफाउंड सेट के याहुआ को देखते हैं, जो कि कुछ लड़कियों के ग्रुप के पीछे भाग रहा था। और ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि फ्लावर सेट की मिस यूनियन और उनकी डिसाइपल्स थी। जहाँ पर मिस यूनियन अपने डिसाइपल से कह रही थी कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम लोग यहाँ से भागने का मौका तलाश करके यहाँ से निकल जाना और मदद लेकर वापस आना। जो कहते हुए मिस यूनियन ने अपनी तलवार निकालकर पीछे की तरफ याहुआ पर हमला करने की कोशिश की, मगर याहुआ उस पर अटैक करते हुए साथ ही साथ उसके डिसाइपल्स को भी नहीं बख्शता और वो कह रहा था कि ऐसा करने का तो सोचना भी मत। ये सब देखकर मिस यूनियन को समझ आ गया कि याहुआ और उसके स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले लगता है कि हम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, वो हम सबको कैद करना चाहते हैं। जो सुनकर तुम मिस नलान काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है कि मिस यूनियन आप बताएं कि हम आगे क्या करें। इससे पहले कि मिस यूनियन उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे पाती तभी अचानक वो देखती है कि मिस नलान पर साइड से हमला होने वाला था, जिसे वो फन से सामने की तरफ आते हुए ब्लॉक कर चुकी। और यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अचानक से स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले कई सारे डिसाइपल्स मिलकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनमें से एक लड़की तो आगे की तरफ बढ़कर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट की डिप्टी कमांडर पर हमला करने ही वाली थी, मगर वो बहुत ही सारा पावरफुल था और वो आसानी के साथ उस लड़की को टेक डाउन कर देता है। जहां वो उस लड़की को बेहोश करने के बाद उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए काफी सारा लस्टफुल निगाहों से देख रहा था। पीछे की तरफ अब इन लोगों के पास भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए स्काई प्रोफाउंड का डिप्टी चीफ इन लोगों से कहता है कि मैं हूँ लियू कैंग, सेक्ट मास्टर यूनियन। अब जेट पर आने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से तुम में से कोई भी बच नहीं सकता, इसलिए बेहतर यह है कि तुम अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर मुझे सर्व करो। ये सब कहते हुए वो अपनी बाहों में मौजूद उस लड़की को भी किस करने वाला था। तभी अचानक मिस नलान उस पर स्लैश अटैक करते हुए कहती है कि बेशरम इंसान। बेशरम वर्ड सुनकर तो मास्टर लियू कैंग को मजा आ रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये कितना मजेदार लफ्ज है। सोचो अगर मैं बेशरम ना होता तो अब तक तुम क्या जिंदा भी होती, मैं तो तुम सबको जान से मार चुका होता। मगर चूंकि मैं बेशरम हूँ इसलिए मैं तुम सबको अपनी कॉन्कोबाइंस बनाना चाहता हूँ, इसलिए हार मान लो, तुम लोग पहले ही हार चुकी हो। ये सुनकर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि तुम स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वालों के पास कोई भी शर्म या लिहाज नहीं है। तुम लोग इतने बड़े कमीने हो कि तुम जानते रहे कि अगर तुम लोगों ने हमसे वैसे ही फाइट की तो तुम हमसे नहीं जीत सकते। इसलिए जब हम कुछ बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे और हमारे फ्लावर सेक्ट के ऑलरेडी कई सारे एल्डर्स जान से मारे गए थे, तो तुम लोगों ने भी उसी कमजोरी के मौके का फायदा उठाकर हम पर पीठ पीछे हमला कर दिया। लेकिन तुमसे इस चीज का बदला जरूर लिया जाएगा। ये सब कहते हुए मिस यूनियन अपने मन में सोचने लगी कि उसकी एक डिसाइपल एस्केप कर चुकी है, जल्दी वो फ्लावर सेक्ट से मदद लेकर वापस आएगी। यहाँ पर मिस यूनियन जब ये सब सोच रही थी तभी अचानक पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि याहुआ था, जो कि अपने हाथ में एक रिबन लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो मिस यूनियन की तरफ देखते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर यूनियन, तुम काफी ज्यादा ना समझ हो। हमारा स्काई प्रोफाउंड सेक्ट तुम्हें एक मौका दे रहा है और तुम उस मौके को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम्हारी डिसाइपल तुम्हारे लिए मदद लेकर वापस आ जाएगी, लेकिन मैंने तो तुम्हारी डिसाइपल को ही खत्म कर दिया है। ये कहती वो यूनियन की उस डिसाइपल का रिबन यहाँ पर यूनियन के सामने फेंक देता है। ये सुनकर तो मिस यूनियन परेशान होते हुए कहती है कि कमीने आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर तो याहुआ जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि वही किया जो कि तुम सोच रही हो। हमारे सेट की कितने सारे यहाँ पर मर्द मौजूद है, सबने बारी बारी करके उसका रे। अभी इससे पहले कि वो बात को पूरा कर पाता तभी अचानक लियू कैंग उसे रोकते हुए कहता है कि चलो अब बस करो ये फजूल की बातें। यूनियन तुम ऑलरेडी समझदार हो, इसलिए बेहतर यह है कि तुम अपने डिसाइपल से कहो कि वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करे। साथ ही वो अपने साथियों को भी ऑर्डर दे देता है कि यूनियन मेरी होगी, बाकी के सारे डिसाइपल्स बेशक तुम लोग अपने लिए रख सकते हो। अपने डिप्टी चीफ की ये बात सुनकर उन सब लोगों ने धीरे धीरे से यहाँ पर उन लड़कियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ उन सबकी आंखों में हैवानियत साफ साफ दिखाई दे रही थी। यूनियन यहाँ पर मिस नलान से कहती है कि मैं उनसे फाइट करते हुए उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करूंगी, तुम मौका निकालते हुए यहाँ से भाग जाना और मेरी फिक्र मत करो। बेशक मैं फ्लावर सेट की सेक्ट लीडर हूँ, इसलिए मैं अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं दे सकती। मैं खुद को तो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करूंगी, लेकिन अपने साथ साथ इस डिप्टी चीफ को भी लेकर मरूंगी। ये सब कहते हुए मिस यूनियन ने अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर दे दिया था कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम लोग मिस नलान को फॉलो करते हुए यहाँ से निकलोगे, जबकि मैं तुम लोगों को कवर करूंगी। लेकिन मिस नलान मिस यूनियन के ऑर्डर को नकारते हुए कहती है कि आपकी ये डिसाइपल आपकी इस ऑर्डर को रिजेक्ट करती है। अगर मैं जीऊंगी तो आपके साथ और अगर मरूंगी भी तो आपके साथ। जो कहती मिस नलान ने आगे की तरफ बढ़ते हुए फाइट करना शुरू कर दिया और मिस नलान को देखकर बाकी की डिसाइपल्स भी बिल्कुल सेम बात करती है कि जीना मरना सेक्ट लीडर के साथ ही होगा। और ये कहती उन
सब लोगों ने यहाँ पर यूनियन के साथ रुकते ही फाइट करना शुरू कर दिया, जो देखकर मिस यूनियन को बेशक अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कहती है कि उफ मैं क्या करूं इन ना समझ बच्चियों का। दूसरी तरफ याहुआ उन लड़कियों के बारे में अभी कुछ गंदा बोलने ही वाला था, तभी अचानक यूनियन उससे कहती है कि अपना ये गंदा गटर जैसा मुंह बंद करो। जो कहती है मिस यूनियन फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी तलवार को लेकर याहुआ की तरफ बढ़ने लगी, मगर चूंकि मिस यूनियन पहले ही काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए याहुआ के लिए उसके साथ मुकाबला करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जहां पर वो मिस यूनियन के साथ फाइट करते हुए कह रहा था कि अगर तुम पहले ही मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए मान जाती तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होता। अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी ही गलती है, और ये कहती वो अपने पाम अटैक से हिट करते हुए मिस यूनियन को पीछे की तरफ धकेल देता है। तभी अचानक मिस यूनियन की नजर साइड पर मौजूद मिस नलान पर भी पड़ गई थी, जिसे हिट करते हुए जमीन पर पटक दिया गया। मिस नलान को हारता हुआ देखकर यूनियन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर याहुआ भी फौरन से उसके पास टेलीपोर्ट करके पहुंच गया, जहां वो मिस यूनियन पर सेकंड पाम अटैक करते हुए कहता है कि तुम उसके लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद हो रही हो तो चलो मैं भी तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। ये कहती वो उससे पाम अटैक से हिट करते हुए फौरन से जमीन पर पटक देता है। जमीन पर हिट होते हुए मिस यूनियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो देखती है कि मिस नलान हार चुकी है, और अपनी डिसाइपल्स के लिए हम देखते हैं कि मिस यूनियन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर फाइट करने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन याहुआ उसके हाथ को पकड़ते हुए मुड़ोड़कर अचानक से अपने ब्लेड को उसके पेट में गुंसा देता है, जिसकी वजह से अब मिस यूनियन भी फाइट के काबिल नहीं बची थी। याहुआ उसके सर को पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर तो अभी से ही मेरा दिल मचल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक बार जब हमारी डिप्टी चीफ तुमसे मजे ले ले उसके बाद मेरी और पता नहीं किस किस की बारी आएगी। यहाँ पर याहुआ जब ये सब बकवास कर रहा था तभी दूसरी तरफ डिप्टी चीफ जिसकी फाइट खत्म हो चुकी थी वो मिस यूनियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये खूबसूरत जंगली बिल्ली है, मैं सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से इसे ट्रेन करने की जहमत उठा रहा हूँ, वरना इस लड़की से तो डर है कि कहीं ये मुझे काट ना ले। पीछे की तरफ मिस यूनियन ये सारी बातें सुन रही थी और वो समझ गई थी कि अब इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि वो जवाब देते हुए कहती है कि बस ख्वाब देखते रहो। जो सब कहती है मिस यूनियन ने फौरन से खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी होना शुरू कर दिया। ये देखकर याहुआ मिस यूनियन से कहता है कि सेल्फ डिस्ट्रैक्ट खुद को करना इतना भी आसान काम नहीं। दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिस यूनियन से कहता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि यूनियन अगर तुम यहाँ पर मारी गई तो याद रखना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हारी डिसाइपल्स के साथ होगा। और मिस यूनियन तो अपने डिसाइपल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मजबूरी में आकर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है। इस वक्त मिस यूनियन खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। तभी अचानक उसे साइड से कुछ गोल्डन रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जिस गोल्डन एनर्जी ने बाकी सब लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। और हम देखते हैं कि ये गोल्डन एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि ज़्यामियान की थी, जो कि अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज्ड बॉडी फॉर्म में आ चुका था, जो फॉर्म बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। सब लोगों की आंखें उसे देखकर फटी की पटी रह गई थी। दूसरी तरफ मिस यूनियन इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन से यहाँ याहुआ के नट्स फोड़ देती है, जिस पर तो याहुआ अपने नट्स को पकड़ते हुए कह रहा था कि चुड़ैल तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसी हुई। उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक वो अपने पीछे की तरफ पलट कर देखता है, जहाँ ज़्यामियान ने अपना हाथ हवा में उठा दिया था, और इसी हाथ से याहुआ को वो हिट करते हुए फौरन से अपने हाथ के नीचे पिचका देता है, बिल्कुल एक मच्छर की तरह, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। मिस यूनियन तो अपनी समस्या को देखकर खुश हो रही थी। दूसरी तरफ ज़्यामियान गुस्से में कहता है कि स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले तुम लोग कुत्ते की दुम हो, जो कि कभी भी सीधे नहीं होने वाले। डिप्टी चीफ उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तुम चाहे जो भी हो, तुमने हमारे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के अफेयर्स में इंटरफियर करते हुए अच्छा नहीं किया, और इसके लिए तुम्हें मरना होगा। जो कहती है डिप्टी चीफ फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपने ग्रेट डार्कनेस ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को रेडी करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़्यामियान तो बस सिर्फ आराम से खड़ा खड़ा उसे देखता जा रहा था, जैसे कि ज़्यामियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये ग्रेट डार्कनेस ड्रैगन फिस्ट टेक्निक काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी, जिसे लेकर डिप्टी चीफ तेजी से ज़्यामियान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ज़्यामियान तो इस डार्कनेस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बस सिर्फ अपने उल्टे हाथ के पंच को रेडी कर लेता है, जिस सिर्फ एक पंच से हम देखते हैं कि उसने इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ डिप्टी चीफ भी उड़ता उड़ता कई सारी चट्टानों के पार जाकर लगता है, जो देखकर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स तो घबरा चुके थे। वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन, इसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि हमारी डिप्टी चीफ सिर्फ इसके एक पंच के सामने भी नहीं टिक पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिप्टी चीफ कैसे तैसे जख्मी हालत में हवा में फ्लोट करते हुए आ गया था, और वो अपने स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, सब लोग इस मॉन्स्टर पर मिलकर हमला करते हुए इसे जान से मार डालो। मगर जब उसने साइड की तरफ देखा तो उसके स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के डिसाइपल्स तो पहले ही घबराकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वो डरते हुए कहते हैं कि भागो यहाँ से। डिप्टी चीफ उन लोगों की ये हरकत देखकर कहता है कि डरपोक वापस आओ, वरना ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम में से जो भी इस मैदान जंग को छोड़कर भागेगा, मैं उसे खुद ढूंढकर अपने हाथों से जान से मारूंगा। यह डिप्टी चीफ बेशक ये सब कह तो रहा था, मगर उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जब वो पीछे
पीछे की तरफ पलटकर देखता है तो ज़्यामियन ऑलरेडी उसे मच्छर की तरह कुचलने के लिए अपने दोनों हाथों से उसे बीच में ताली की तरफ बजाने वाला था, जिसकी वजह से डिप्टी चीफ को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला और ज़्यामियन ने उसे अपने दोनों हाथों के बीच कुचल दिया। जो करने के बाद ज़्यामियन शांति के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। फ्लावर साइड की लड़कियां तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। मिस यूनियन भी सामने की तरफ आते हुए ज़्यामियन से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो भी हो, तुमने हमारी जान बचा ली। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन के पीछे से क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तीनों निकलकर बाहर की तरफ आ गई, जिसमें से क्वीन मेडुसा को तो पॉइजन गर्ल पहचान लेती है और वो हैरान होते हुए कहती है कि ये तो क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा भी यूनियन को देखकर अपना मुंह बनाते हुए यहाँ एटीट्यूड में आ जाती है, जबकि मिस यूनियन यहाँ अपने दिमाग पर जोर डालने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद वो समझ गई थी कि उसके सामने मौजूद उसका मसीहा असल में कोई और नहीं बल्कि ज़्यामियन है। जो बात समझते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।